Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary taking a lecture of auditing, and today's topic is preparation by the auditor before audit, यानी कि अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षक की तैयारी। तो ये प्रिपरेशन होती है ऑडिटर की ऑडिट से पहले, कि जो ऑडिटर होता है ना, तो ऑडिटर शुड गो थ्रू द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी बिफोर ही बिगिंस हिज एक्चुअल वर्क। और इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है टू सी दैट हिज अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर। यस, उसको सबसे पहले ये देखना है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो अकॉर्डिंग द ऑर्डर है या नहीं है। If he is appointed as the first auditor, newly appointed of the company by the board of directors, he should ask for a company of the resolution by the directors authorizing his appointment। अगर जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया गया, फर्स्ट ऑडिटर है, न्यूली अपॉइंट किया गया है, तो कंपनी और कंपनी के लिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ही शुड आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर्स ऑथराइजिंग हिज अपॉइंटमेंट। तो उसे उस अपॉइंटमेंट की एक कॉपी लेनी होती है और लेनी चाहिए, ठीक है। एक उसकी प्रिंट, एक प्रतिलिपि उसको प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो वार्षिक साधारण सभा है उससे पहले संचालकों द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसका एक उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये अपॉइंट किया गया है। Second is, if he is appointed in place of a retiring auditor, he should inquire from the retiring auditor whether due notice was served and the provisions of section 140 about removal were complied with or not. It would be a breach of professional etiquette if he does not inquire from him in writing about the circumstances which led to his removal। और उसकी नियुक्ति अगर कोई पुराने अंकेक्षक यानी कि रिटायरिंग ऑडिटर के प्लेस पर की गई है, तो उसे ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि पुराना जो अंकेक्षक था वो उसको उचित, जो पुराने अंकेक्षक है उनको उचित नोटिस दिया गया था या नहीं, है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कंपनी जो ये एक्ट है, सेक्शन है 140, इसमें इसका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ये दी गई है, और इसके साथ ही जो भी कंडीशंस होती है उनका भी पता लगाना चाहिए कि कौन कौन, मतलब क्या क्या प्रोसीजर रहा है ना, कब उन्हें रिटायर किया गया या उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और कब उसको अपॉइंट किया गया, यानी कि प्रॉपर डिटेल उसके पास होनी चाहिए, जिसमें पुराने अंकेक्षक को अपने कार्य से मुक्त किया गया हो उसकी भी, यानी कि पुराने ऑडिटर को वहां से रिटायरमेंट दिया गया है तो उसकी प्रॉपर डिटेलिंग भी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, if he is appointed by the shareholders at the annual general meeting, he should obtain a copy of the resolution. He should inform the registrar within 30 days of the receipt of the appointment letter in writing that he has accepted or refused to accept the appointment. He should ensure that proper notice of nomination was given, otherwise his appointment will be invalid। देखिए, जो अंकेक्षक को अपनी जो नियुक्ति है उसको स्वीकार करने या मना करने के संबंध में जो भी लिखित सूचना नियुक्ति पत्र की जो प्राप्ति होती है वो 30 दिन के अंदर, है ना, 30 डेज के ड्यूरेशन में रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास भेजनी चाहिए। और यदि ये भी देख लेना चाहिए कि इसके संबंध में नामांकन यानी कि नॉमिनेशन का जो उसको नोटिस दिया गया है वो प्रॉपर नोटिस दिया गया है या नहीं, और उसकी नियुक्ति नियम के विरुद्ध मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उसका अपॉइंटमेंट है वो अकॉर्डिंग द रूल्स नहीं माना जाएगा, यानी कि इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। द ऑडिटर शुड कॉरेस्पॉन्ड इन राइटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर इन्फॉर्मिंग द लेटर ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि अंकेक्षक को पिछले अंकेक्षक से पत्र व्यवहार करना चाहिए और अपनी नियुक्ति के संबंध में उसको इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जो ऑडिटर होता है जब उसको देख लेना चाहिए उसका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो प्रॉपर प्रोसीजर नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, बुक्स एंड रजिस्टर्स, है ना। डॉक्यूमेंट्स और बुक्स एंड रजिस्टर्स, जैसे कि इसमें सबसे पहले आप ले लीजिए मेमोरेंडम, है ना। तो मेमोरेंडम में क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4
of the Companies Act 2013, the memorandum of every company shall state the name of the company with limited as the last word of the name in the case of a public limited company, and with private limited as the last words of the name in the case of a private limited, and OPC in the case of one person company. OPC मतलब one person company, यानी कि जो कंपनी संशोधित अधिनियम की ये जो धारा है, ये कंपनी एक्ट है 2013, इसमें एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखी गई जो भी बातें हैं उसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि यदि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का यूज होना चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड है उसका यूज होना कंपलसरी होता है। और इसमें एक और चीज है कि जो राज्य का नाम जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित है, यानी कि उस राज्य का नाम भी जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्टर्ड कार्यालय जहां पे उसका स्थापित है। नेक्स्ट है द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी shall also state that the liability of its member is limited, यानी कि ये भी देख लेना चाहिए कि जो कंपनी का जो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी shall also, देखो गारंटी द्वारा जो सीमित दायित्व वाली कंपनी के सीमा नियम में ये भी क्लियर किया गया होगा, ये क्लियर करना होगा कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के समापन होने पर संपत्तियों के अंशदान करेगा, जबकि वो सदस्य अथवा सदस्य न रहने पर 1 वर्ष के अंदर कंपनी के ऋणों के दायित्वों के प्रति तथा समापन के व्यय लागत के लिए निर्धारित सीमा तक योगदान करेगा। और इस बात का उल्लेख कि सदस्यों का दायित्व सीमित है, यह बात अंशों या गारंटी के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के सीमा नियम के संबंध में दिखाई गई है, यानी कि ये जो स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। गारंटी की जो गारंटी है बाय गारंटी शेल ऑल्सो स्टेट शेयर्स और बाय गारंटी, यानी कि शेयर्स के थ्रू सॉरी अंशों के या गारंटी के द्वारा, है ना, सीमित दायित्व वाली कंपनी के सीमा नियम के संबंध में दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट्स, है ना, इसके बाद आता है इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट्स। इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट्स में चेक करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स है ना, जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स हैं उनका भी उन्हें इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रसन्नविदों का निरीक्षण। ये जो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बुक्स एंड रजिस्टर्स है इसमें इंक्लूड होते हैं, है ना। सबसे पहले इंक्लूड होता है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद इसमें आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, a public company limited by shares and an unlimited company or a company limited by guarantee or a private company limited by shares has to be registered its article of association signed by the subscriber of the memorandum prescribing regulations for the company. The articles of association of a company limited by shares may adopt all or any of the regulations of table F in schedule 1. Okay, the articles of association contain regulations to control the internal administration of the company, regulations for day-to-day work, relationship between its members, their rights and responsibilities, etc. देखिए, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है ना, जिसका प्रत्येक कंपनी के पास होना जो धारा 26 के अनुसार आवश्यक है। और यदि कंपनी अपने कार्य के लिए अंतर्नियम ना बनाना चाहे तो उसे कंपनी अधिनियम की जो सारणी है यानी कि टेबल है, टेबल ए में दिए गए नियमों का पालन करना
होगा और इस प्रकार टेबल ए में दिए गए नियम अंतर नियम के रूप में अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, अंतर नियम कंपनी के वे नियम हैं जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। उनमें कंपनी की दैनिक कार्य व्यवस्था के नियम, कंपनी का उसके सदस्यों के साथ संबंध, उसके प्रति दायित्व और सदस्यों के आपसी संबंध, अधिकार और दायित्व संबंधी नियम बनाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आर्टिकल्स एंड ऑडिटर्स ड्यूटी। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।